नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जालना सड़क दुर्घटना में मारे गए वारकरियों के रिश्तेदारों को 10 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाए, विधायक विवेक पाटिल की सरकार से मांग पर गंभीरता से सोचने का गृह मंत्री आर पाटिल का आश्वासन। विधानसभा में गूंजा खारघर गोल्फ कोर्स का मामला, वन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये का विधायक विवेक पाटिल ने किया पर्दाफाश। सायन पनवेल हाईवे ने फिर ली एक मासूम युवती की जान, दुर्घटना के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। और बंटी और बबली हुए पनवेल में सक्रिय, ज्वेलर्स को 5 लाख रुपयों का चूना लगाकर पिता पुत्री हुई फरार। बुधवार को विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में विधायक विवेक पाटिल ने वन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये का पर्दाफाश किया। श्री पाटिल ने खारघर में सिडको द्वारा बनाए जा रहे गोल्फ कोर्स का तारांकित प्रश्न सदन में उपस्थित किया, जिस पर निवेदन करते हुए वन मंत्री पतंगराव कदम हड़बड़ा गए और उन्होंने जो जवाब दिया उससे पूरे सदन में हास्य लहर दौड़ गई। विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र के तीसरे दिन विधायक विवेक पाटिल ने वन विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का पर्दाफाश किया। विधायक विवेक पाटिल ने खारघर नवी मुंबई स्थित ओवे गांव के पास सिडको द्वारा बनाए जा रहे गोल्फ कोर्स का मुद्दा सदन में उपस्थित किया। श्री पाटिल ने इसके बारे में तारांकित प्रश्न उपस्थित कर सरकार को इस बात से अवगत कराया कि 1970 में सरकार द्वारा सिडको के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। नवी मुंबई में हुए इस अधिग्रहण प्रक्रिया में सिडको ने वन विभागों की जमीनों पर कब्जा जमा लिया और इसी जमीन पर ओवे गांव के पास सिडको ने गोल्फ कोर्स के निर्माण का फैसला किया। हालांकि इस गोल्फ कोर्स का निर्माण लगभग पूरा होने के कगार पर है, मगर इसी दौरान वन विभाग नींद से जागा और आनन फानन में गोल्फ कोर्स का काम रुकवा दिया, यह कहकर कि गोल्फ कोर्स की जमीन वन विभाग की है। विधायक विवेक पाटिल ने सदन में सरकार से सवाल किया कि 1970 से लेकर आज तक क्या वन विभाग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो जमीन वन विभाग की है? क्या वन विभाग पिछले 41 सालों से खर्राटे ले रहा था? विधायक विवेक पाटिल द्वारा उपस्थित किए गए इन सवालों से हड़बड़ाए वन मंत्री पतंगराव कदम ने सदन में निवेदन किया कि सिडको ने जोर जबरदस्ती कर ओवे स्थित वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया है। मंत्री महोदय के इस जवाब पर आपत्ति जताते हुए शेका पक्ष की विधायक मीनाक्षीताई पाटिल ने मंत्री पतंगराव कदम को पुनर्प्रश्न किया कि सिडको ने वन विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण किया है उसे देखते हुए क्या सिडको के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? तब मंत्री पतंगराव कदम ने जो जवाब दिया उससे पूरा सभागृह हास्य लहर में डूब गया। मंत्री महोदय ने कहा कि वन विभाग के कानून मिलिट्री से भी सख्त हैं, लिहाजा जांच के बाद सिडको अगर दोषी पाई जाती है तो सिडको पर यकीनन कार्रवाई होगी। मगर इसी दौरान सभाध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने पतंगराव कदम को इस बात से अवगत कराया कि उल्लासनगर और मुलुंड में भी वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण किए गए हैं, मगर उन्हें वन विभाग ने ही नियमित कर दिया है। वलसे पाटिल की इस जानकारी के बाद वन विभाग का गैर जिम्मेदाराना कारोबार फिर से खुलकर सामने आया। कुल मिला के विधायक विवेक पाटिल ने सदन में इस तारांकित प्रश्न को उपस्थित कर वन विभाग के बेतुके कारोबार से पर्दा उठाया। मुंबई विधानमंडल से कर्नाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। पनवेल नगरपालिका, श्री बालाराम पाटिल मित्र मंडल तथा वरिष्ठ नागरिक संघ के संयुक्त प्रयासों से विठ्ठलाचे पायी अभंगवाणी इस मराठी भक्ति संगीत के कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, आरपीआई जिला अध्यक्ष जगदीश गायकवाड़ आदि को आमंत्रित किया गया था। आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में पनवेल नगरपालिका, श्री बालाराम पाटिल मित्र मंडल तथा वरिष्ठ नागरिक संघ के संयुक्त प्रयासों से विठ्ठला से पाई अभंगवाणी इस मराठी भक्ति संगीत के कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया था। पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, आरपीआई के जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़, शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, उपनगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन, एडवोकेट प्रसाद पाटिल, नगर सेवक अशोक शेलके आदि गणमान्य सहित वारकरी संप्रदाय के लोग एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान रायगढ़ भूषण पुरस्कार से सम्मानित तथा संगीत क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को गणमान्यों के हाथों नवाजा गया, जिसमें हरिभक्ति परायण हरिश्चंद्र लोणारकर, महादेव बुआ शाहबाजकर, दत्तात्रेय बुआ ओढ़ांगीकर, अरुण बुआ कारेकर, पखवाज वादक शंकर मेस्त्री, तबला वादक जगदीश पाटिल आदि व्यक्तियों का समावेश था।
इस अवसर पर जय म्हात्रे ने उपस्थितों को संबोधित किया। आज जर बघितलं आपण बरेचसे वारकरी मंडळी सांगत असतात का आम्ही एकदा वारीला गेलो वर्षभरातून की त्याची पुण्य आम्हाला वर्षभर पुरते आणि मग पुढच्या वारीची आम्ही वाट बघत असतो। असा एक प्रेम वारकरी मंडळीच्या मनात विठ्ठलाच्या बाबतीत आहे। आज जर बघितलं आपण कुठे गेलो त्या पंढरपुरीमध्ये 10 लाख लोक कसे राहत असतील आषाढी एकादशीला आपण कल्पना करू शकत नाही। आम्ही दरवर्षी जातो आणि पायी जात नाही, पुढे मागे जावं लागेल आणि जाणार हा विषय पुढचा आहे 5-10 किलोमीटर चालू, परंतु 10 लोक ती माऊली कशी सामावून घेतो असतात रोज कशी तिथं नैसर्गिक विद्या अनुभव आहे सर्व काही योजना अगदी प्रामाणिकपणे तिथले कर्मचारी तिथले गावकरी आजूबाजूची जाणारी मंडळी पार करत असतात आणि अतिशय चांगला एक वार्षिक प्रोग्राम ज्याला आपण बोलतो आणि त्याचं वैशिष्ट्य कसं असतं बघा। या राज्याचा प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री असतो, त्याच्या हस्ते त्याची पूजा होत असते विठ्ठलाची आणि जर 24 तास त्या लाईन मध्ये असतो आणि एखादी 10 लाखांमध्ये व्यक्ती येऊन त्याच्या हस्ते सुद्धा विठ्ठलाची पूजा होती। किती चांगली परंपरा पाळलेली आहे। इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने विस्तृत जानकारी दी। आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं हा कार्यक्रम करावा असं ठरवलं होतं, पण आषाढी एकादशीला ते शक्य नाही, म्हणून आजच्या एकादशीला हा कार्यक्रम आपण करूया आणि इतका चांगला कार्यक्रम आम्ही ताबडतोब मनावर घेऊन हा करायचं ठरवलं। मी माझं भाग्य समजतो की इतक्या या मोठ्या ज्या हस्ती आहेत की ज्यांना रायगड भूषण म्हणून ज्यांना सन्मानित केलेलं आहे त्यांचा सत्कार आज आम्ही कन्नड नगर परिषदेच्या माध्यमातून करतोय आणि एक नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष म्हणून स्वतः एक भाग्यवान समजतोय की अशा लोकांचा सत्कार आज आमच्या हस्ते आमच्या एक छोटीशी एक भेट म्हणून आम्ही त्यांना करू इच्छितो। मित्रांनो, या कार्यक्रमाला ताबडतोब होकार देण्यामागील कारण देखील तसंच आहे की एखादा अनुवंशिकपणा एखाद्या घरामध्ये असतो। मी खास म्हणजे आपल्याला सांगू इच्छितो की या क्षेत्रामध्ये माझी जास्त जर इन्व्हॉल्वमेंट नसली तरी आमची घराण्याची भरपूर आहे। चांगला असा कार्यक्रम आता आम्ही देऊ इच्छितो, तयारी केलेली आहे। यासाठी आम्हाला ज्यांनी सहकार्य केलेलं आहे, ज्यांनी आर्थिक सहकार्य केलेलं आहे त्यांचा देखील मी नगर परिषदेच्या वतीने आणि या मित्रमंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो। वहीं आरपीआई के जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़ ने अभंगवाणी सुनाकर उपस्थितों की वाहवाही लूटी। आणि आषाढाची वारी आले जमून वारकरी विठ्ठलाच्या जयघोषाने दुमदुमली पंढरी शुद्ध एकादशी दिनी पंढरपूर येती विठ्ठलाच्या तीरावरी वैष्णव नाचती विठ्ठलाच्या तीरावरी वैष्णव नाचती आणि हीच खरी पंढरी आणि हीच खरी वारकरी। धन्यवाद। नवी मुंबई में इन दिनों सिडको ने अवैध इमारतों पर वक्र दृष्टि गाड़ दी है, जिसकी वजह से कई इमारतों को किया जा रहा है जमींदोस्त। फिलहाल देखते हैं अब किस इमारत पर सिडको के कार्यवाही की गाज गिरी है। खबर विस्तार से। नवी मुंबई में अब तक सिडको दर्जनों इमारतों को जमींदोस्त कर चुकी हैं, जिसकी वजह है अवैध निर्माण। सिडको ने आज दर्जनों पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर नेरुल स्थित एक 4 मंजिला इमारत को जमींदोस्त कर दिया। हालांकि तोड़क कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसलिए पुलिस की सहायता ली गई थी, पर इस तोड़क कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सिडको कर्मचारियों ने बड़े ही आराम के साथ तोड़क कार्यवाही को अंजाम दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सिडको तोड़क कार्यवाही पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करती है, पर सोचने का विषय यह है कि यह अवैध निर्माण तोड़ने की नौबत आती ही क्यों है। जब अवैध काम की शुरुआत की जाती है तब उसे क्यों नहीं रोका जाता। जब निर्माण पूरा हो जाता है तब जाके सिडको के अधिकारियों की नींद खुलती है और फिर वो पूरे दस्ते के साथ तोड़क कार्यवाही को अंजाम देने पहुंच जाते हैं। क्या इस अवैध निर्माण का उन्हें पहले से पता नहीं होता? क्या करते हैं वार्ड अधिकारी इस दौरान? निर्माण पूरा हो जाने के बाद ही सिडको अधिकारियों को अवैध निर्माण का पता कैसे चलता है? ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों सवाल इस वक्त जहन में उठ रहे हैं, जो सिडको को शक के घेरे में खड़े कर देते हैं। और सवाल यह भी उठता है कि अवैध निर्माण पर खामोशी महीनों और सालों तक क्यों बनी रहती है? आखिर इसके पीछे क्या राज है? फिलहाल आज नेरुल सेक्टर 20 की इमारत को तोड़ दिया गया है। सिडको अधिकारी का कहना है कि गार्डन के लिए रिजर्व प्लॉट पर यह इमारत बनाई गई थी। ये सिडको ने गार्डन प्लॉट के लिए रिजर्व रखा है। हाँ जी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं बालाजी मंदिर ट्रस्ट है। हाँ जी। वहाँ पर वो बालाजी मंदिर ट्रस्ट को ट्री प्लांटेशन के लिए सिडको ने देने का प्रावधान रखा है।
और ये अभी गार्डन प्लॉट के अंदर ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये पहाड़ खोद के। हाँ जी। इसीलिए ये हम लोग को डिमोलिशन करो करके प्लानिंग सेक्शन से हमको लिखित स्वरूप में भेजा गया। उसी तहत हम लोग एमआरटीपी एक्ट के अनुसार नोटिस दे के ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करके हम कार्रवाई आज का डिमोलिशन का कर रहे हैं। सर, ये कौन बिल्डर है जिसने इस अवैध इमारत को बनाया है? बिल्डर्स का नहीं है, जो यहाँ के जो प्रकल्पग्रस्त है उनका नाम पाटिल है। अच्छा। वो पाटिल ने 50-50 बेसिस पे बनाया है, इसके लिए हम उसको आज डिमोलिश। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें उन लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ होगा जिसने इसमें फ्लैट खरीदी की होगी? मेरे जानकारी के हिसाब से इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी ने बुकिंग नहीं की है, तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं। वहीं पुलिस से जब पूछा गया कि जिस बिल्डर ने इस अवैध निर्माण को अंजाम दिया है क्या उस पर किसी तरह की कार्यवाही होगी, तो पुलिस ने अपना दामन बचाते हुए कहा कि अगर सिडको शिकायत करे तो मामला दर्ज होगा। वो बिल्डिंग बेकायदेशीर है, इसके लिए सिडको के लोग आए हैं तोड़ने के लिए, इसके लिए हमने उसको बंद हो दिया है। उस बिल्डर पे किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी क्या? बिल्डर वो सिडको वाला कार्रवाई करेगा, हम खाली बंद हो दे देंगे। तो पुलिस की जो इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हैं, उसके बदले पुलिस कुछ नहीं वसूलेगी बिल्डर से? वो सिडको ने कंप्लेंट देगा तो हम कार्रवाई करेंगे। इस तोड़क कार्यवाही में सबसे ज्यादा मार उस व्यक्ति को पड़ती है जिसने अपने खून पसीने की कमाई इस इमारत में लगाई होती है और अपना आशियाना बनाने का ख्वाब देखा होता है। हालांकि अब भी दर्जनों अवैध इमारतें नेरुल नोड में बन रही हैं और आगे भी बनेगी, लेकिन अब यह देखना होगा कि वार्ड अधिकारी और सिडको कर्मचारियों की नजर इन अवैध इमारतों पर कब पड़ती है या फिर उन्हें मिल जाता है अभयदान। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। इन दिनों पनवेल में बंटी और बबली टीम चोरी की कारनामों को अंजाम देने के लिए सक्रिय हो गई है। इन दोनों ने मिलकर पनवेल में 5 ज्वेलर के दुकानों को अपनी लूट का शिकार बनाया और लूटा भी तो ऐसे कि इन ज्वेलर के मालिक को पता भी नहीं चला। देखते हैं खबर विस्तार से। ज्वेलर्स की दुकानों में हो रही लूट की घटनाएं आजकल ज्यादा सुर्खियों में हैं। इन लूट की घटनाओं ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। एक ऐसी ही घटना में एक पिता पुत्री ने 1-2 नहीं बल्कि 5 ज्वेलर्स को चूना लगाया। घटना पनवेल स्थित ज्वेलरी मार्केट की है। एक 50 वर्षीय पिता और 28 वर्षीय पुत्री ने अलग अलग दिन पनवेल ज्वेलरी मार्केट स्थित वर्धमान ज्वेलर्स, अंकित ज्वेलर्स, नाकोड़ा ज्वेलर्स और NS कोठारी ज्वेलर्स आदि दुकानों में पहुंचकर हजारों रुपयों के जेवरात खरीद लिए और यह दोनों नकदी देने के बजाय जेवरात के एवज में चेक देकर चंपत हो गए। जब इन दुकान मालिकों ने चेक बैंकों में जमा करवाए तब उन्हें जोर का झटका लगा, क्योंकि जिस अकाउंट के चेक इन ज्वेलर्स को दिए गए थे वो अकाउंट 2008 को ही सील कर दिया गया था। फिर उन्होंने पनवेल पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पनवेल पुलिस ने उन अज्ञात पिता पुत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और आगे की तहकीकात पुलिस उप निरीक्षक श्री पाटिल कर रहे हैं। इस पूरे मामले के बारे में NS कोठारी ज्वेलर्स के कर्मचारियों ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। 25 तारीख के सुबह 12 बजे के आसपास में दो एक लेडीज और जेंट्स कस्टमर, ये जेंट्स जो था थोड़ा तेज थोड़ा टाइप का, लेडीज आए थे अंदर और आके बैंगल्स का बारे में पूछा कि बैंगल्स बताओ। बैंगल्स हमने बताया, बैंगल्स बताने में बोला कि अंगूठी बताओ, फिर अंगूठी भी बताया। उसने पसंद किया, हिसाब करने के बाद बोला कि मैं आपको चेक देता हूँ। पूरा चेक किया, ICICI बैंक का चेक है हमारे पास, पूरा सैलरी हमारा डायरेक्ट जमा हो जाता है, तो हमको चेक देता है तो कल तुम्हारा चेक क्लियर हो जाएगा। इस तरह करके उन्होंने 82,000 का जो हिसाब हुआ था टोटल, तो उन्होंने हमको चेक दिया 82,000 का। बाद में वो आइटम लेके गए। उसके बाद में आगे जाके 2-3 दुकान वर्धमान ज्वेलर्स, नाकोड़ा ज्वेलर्स, निगम ज्वेलर्स और उनके ज्वेलर्स में ऐसा और चौक चेक किया। उधर से इन्फॉर्मेशन हमको आया, ऐसा मालूम पड़ा कि ये ऐसा चेक हमको भी दिया, तो हमने बोला हमको भी दिया है, तो हमने जाके पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया। आपने चेक बैंक में डाला था क्लियरिंग के लिए? नहीं, क्लियरिंग के लिए नहीं डाला, बैंक में इंक्वायरी किया था तो वो मिला कि तुम्हारा अकाउंट इनका बंद है। जब हमको मालूम पड़ा ना, वो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे चेक डालने का। हाँ, तो पनवेल पुलिस स्टेशन में केस को दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद एक बात फिर से सामने आई है कि पनवेल परिसर में फिर एक बार बंटी और बबली सक्रिय हो गए हैं, जिन्होंने पुलिस के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है। कैमरा पर्सन दत्ता मोकल के साथ करनाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. ज्येष्ठ नागरिकांना 1% अधिक व्याज. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सचीही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव. बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 2746 2700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण,
राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. जालना सड़क दुर्घटना में मारे गए वारकरियों के रिश्तेदारों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएं। जिन मार्गों से वारियां गुजरती है उन मार्गों को 4 लेन में बदल दिया जाए तथा इन मार्गों पर खुली शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने बुधवार को विधानसभा के निचले सदन में की, जिस पर कार्यवाही करने का आश्वासन गृह मंत्री आर पाटिल ने दिया है। 25 जुलाई को जालना जिला अंतर्गत अंबड़बेड़ महामार्ग पर एक कंटेनर ने वारकरियों को कुचल दिया था, जिसके बाद घटनास्थल पर काफी हंगामा हुआ। वारकरी और स्थानीय लोगों ने मिलकर मौत का फरमान लेकर आए उस कंटेनर को जला दिया। गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर दाखिल हुए पुलिस ने वारकरियों पर गोलीबारी भी की, जिसमें 2 वारकरियों की मौत हो गई। इस घटना की गूंज विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में सुनाई दी। विधायक विवेक पाटिल ने अधिवेशन सत्र के दूसरे दिन उन बंदी वारकरियों को रिहा करने की मांग सरकार से की, जिनको पुलिस ने अपना निशाना बनाते हुए बंधक बनाया था। तो तीसरे दिन इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार को विवश किया। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा नियम 101 अनुसार सभागृह में अल्पकालीन चर्चा उपस्थित की गई, जिसमें हिस्सा लेते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र के हर कोने से लाखों वारकरी पंढरपुर में दाखिल हो जाते हैं। सोशल कल्चर एकेडमी जैसी संस्था ने तो यहाँ तक कहा है कि पंढरपुर वारी एक जागतिक आश्चर्य है। संत तुकाराम महाराज जैसे महान संत के सुपुत्र ने 400 साल पहले शुरू की यह वारी की परंपरा निरंतर चली आ रही है और इसमें हर जाति धर्म के लोग शामिल हो जाते हैं, यानी यह वारी राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे वारी में शामिल बेकसूर और निरपराध वारकरियों पर गोलियां दागने वाले पुलिसकर्मियों पर और उन्हें आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने सरकार से की है। श्री पाटिल ने आगे यह भी कहा है कि सरकार वारी मार्ग में वारियों के प्रस्थान, उनके मार्गों की, उनके निवास की तथा उनकी जानकारी संकलित करे और वारी मार्ग पर उनकी सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करे, ताकि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का जतन करने वाले वारकरियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। साथ ही जिन मार्गों से वारियां गुजरती हैं उन मार्गों को 4 लेन में बदल दिया जाए और इन मार्गों पर खुली शराब की सभी दुकानें बंद कर दी जाए। ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने सरकार से की है। इस चर्चा में श्री पाटिल ने मृत वारकरियों के रिश्तेदारों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने की भी मांग की है। विधायक विवेक पाटिल की मांग पर सदन में निवेदन करते हुए गृह मंत्री आर पाटिल ने सभागृह को बताया कि जालना दुर्घटना में घायल हुए वारकरियों के उपचार का खर्चा शासन उठाएगा और अन्य सभी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगा। इन सभी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री सदन में निवेदन करेंगे, ऐसा आश्वासन आर पाटिल ने दिया है और वारकरियों की सुरक्षा के ठोस इंतजाम करेंगे। मुंबई विधानमंडल से कर्नाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को पनवेल सायन हाईवे पर कामोठा शहर के पास एक 18 वर्षीय युवती को सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी। यहां आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना की वजह से इस हाईवे पर फ्लाईओवर का अंडरपास बनाने की मांग पिछले कई सालों से तूल पकड़ रही है, लेकिन सिडको और सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ रहे हैं। सायन पनवेल हाईवे मौत का शिकंजा बन चुका है। इस हाईवे पर कामोठा शहर के पास फ्लाईओवर बनाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है, मगर न सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है और न सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग। हालांकि इस फ्लाईओवर को लेकर सभी एक दूसरे की तरफ इशारा कर जिम्मेदारियां झटक रहे हैं। वैसे नवी मुंबई शहर का निर्माण करने वाली सिडको की यह जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के नागरिकों की सुविधाओं पर और सुरक्षा पर ध्यान दे, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग फ्लाईओवर या अंडरपास को मंजूरी नहीं दे रहा है, ऐसा कहकर सिडको अपना पल्लू झाड़ रही है और इसी कश्मकश में अब तक कई बेकसूर लोगों ने यहाँ अपनी जानें गंवाई हैं। बुधवार को इसी हाईवे पर एक 18 वर्षीय युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि यहाँ दिन भर भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, इसलिए यहाँ पर सिग्नल बिठा दिए गए हैं, लेकिन रफ्तार की धुन में दीवाने एक स्विफ्ट कार चालक ने यहाँ सिग्नल की परवाह किए बिना गाड़ी की गति बढ़ाई और इसी गाड़ी की चपेट में बेचारी युवती आ गई। उसे इस स्विफ्ट कार की ठोकर इतनी जबरदस्त लगी कि इस युवती ने मौकाए वारदात पर ही दम तोड़ दिया। युवती को ठोकर मारने के बाद स्विफ्ट कार चालक गाड़ी समेत भाग निकला,
लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही शेकापक्ष के तालुका सह सचिव सखाराम पाटिल कामोठा वासियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और इस दुर्घटना के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर दाखिल हुई थी, जिन्होंने युवती की लाश को चिकित्सा परीक्षण के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया और सखाराम पाटिल को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि इस सिग्नल पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात होना जरूरी है, मगर यहाँ पुलिसकर्मी हमेशा गायब रहते हैं, ऐसा आरोप प्रत्यक्षदर्शियों ने लगाया है। एकंदरीत घटना सिग्नल बंद होता, सिग्नल बंद असताना मुलगी रस्ता क्रॉस करून येत असताना स्विफ्टने तिला मुलगी उडून इथं पडली। सिग्नल बंदच होता, पडून ती मुलगी 5-10 मिनिटं बसली। नंतर पोलीसवाले आले, पोलिसांनी त्या मुलीला उचलून त्यांच्याच गाडीतनं एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये नेले। इतका वेळ प्रत्येक वेळेस इथं असं घडतं, इथं सिग्नल नीट नसते म्हणून ह्या गोष्टी घडतात। आम्ही त्याच्यासाठी साहेबांना आता विनंती केली की इथं सिग्नल पाहिजे आम्हाला, आणि सिग्नलला 24 तासपर्यंत आम्हाला इथं ट्रॅफिक इंचार्ज पाहिजे। ट्रॅफिकवाले इथं नेहमीच पाहिजे 24 तास। 7 वाजले की ट्रॅफिक बंद, 12 वाजले की हे जातील तंबाखू चोळायला तिथं बसून, काही करत नाही। आता सर्वसामान्य जनतेचं नुकसान होतं, आपलं काय होत नाही। आज त्यांची मुलगी गेली, उद्या माझी जर गेली तर काय बघायचं? आज त्या पालकांनी काय विचार केला असेल? त्यांची एवढी 25 वर्षाची मुलगी, त्यांना वाटत असेल माझी मुलगी 5:30 वाजता, काय विचार करतील ते? 5:30ला मुलगी घरी येते का कुठे नेतात त्या मुलीला? ते मुलगी 10 मिनिटं रक्ताच्या बहावात पडून बसलेली होती इथं। अब सवाल यह उठता है कि अगर 24 घंटे यहाँ पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है तो भला इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? कैमरा पर्सन दत्ता मोकल के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। नवी मुंबई वाशी स्थित अड्डा नामक हुक्का पार्लर पर नवी मुंबई पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 15 युवकों को हिरासत में लिया गया है। हुक्के का राक्षस आज की युवा पीढ़ी को निगलने की तैयारी में है, मगर कार्रवाई के नाम पर पुलिस केवल जुर्माना वसूलने को अहमियत दे रही है। नवी मुंबई में अब भी दर्जनों हुक्का पार्लर्स धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। यहाँ युवक और युवतियां बड़े ही शान के साथ हुक्का पीते नजर आते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि सभी को पता है कि हुक्का पीने वाले किन किन बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग दिखावे से बाज नहीं आते, क्योंकि भाई ये दिखावे का दौर है। उन्हें लगता है कि उनके शान में इजाफा हो रहा है। हुक्का पार्लर में फ्लेवर के नाम पर क्या क्या परोसा जाता है, इसकी सच्चाई का खुलासा नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है कि अगर नशा ना हो तो भला 250 रुपए खर्च कर कोई हुक्का पीने क्यों आएगा। वाशी पुलिस ने अड्डा होटल नामक एक ऐसे ही हुक्का पार्लर पर छापा मारा, जहां से 15 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उनसे जुर्माना वसूलकर उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल देखना यह होगा कि अड्डा नामक यह हुक्का पार्लर हमेशा के लिए बंद होता है या फिर जुर्माना भरने के बाद भी बदस्तूर हुक्का पिलाने का काम अड्डे से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए निशांत सोनावणे की रिपोर्ट। शेकापक्ष के दामन पर दाग लगाने का प्रयास करने वाले स्थानीय कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है। समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से शेकापक्ष के विधायकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर की खुद विधायक हुसैन दलवाई ने पोल खोली है। क्या कह रहे हैं हुसैन दलवाई, देखते हैं इस खबर के जरिए। झूठी खबरें छपवाना और लोगों को गुमराह करना पनवेल कांग्रेस के नेताओं की फितरत ही रही है। वैसे झूठी खबरें फैलाने की अगर प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो दैनिक राम प्रहर प्रतियोगिता में अव्वल आएगा, यह बताने के लिए किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे कि हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं, मगर यही सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। हम आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जो केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र का मुखिया बना दिया गया। उनके रिक्त स्थान पर शुक्रवार को हुए उपचुनाव में कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई विजयी हुए, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कांग्रेसी नेता रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने यह आरोप लगाए कि शेकापक्ष के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री और हुसैन दलवाई से मिले
और हमें कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान करने की अनुमति दीजिए, ऐसी गुजारिश की। हालांकि समाचार पत्रिका राम प्रहर और निर्भीड लेख के माध्यम से रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने जनता में यह आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि शेका पक्ष के विधायक स्वयं चलकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्यसभा के उम्मीदवार हुसैन दलवाई से मिले, जबकि हकीकत कुछ और है। आइए अब हकीकत आपके सामने रखते हैं। यह है कांग्रेस का मुखपृष्ठ माने जाने वाले राम प्रहर की वो खबर जिसमें शेका पक्ष के विधायकों को टारगेट कर लोगों में असमंजस पैदा करने का प्रयास ठाकुर पिता पुत्रों ने किया था। अब जरा हुसेन दलवाई साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील आणि त्यांचे सारे आमदार आपल्या भेटीला आले होते किंवा मुख्यमंत्री साहेबांना भेटले आणि त्यांनी आम्ही काँग्रेसला मतदान करतो अशा पद्धतीची बातमी राम प्रहरमध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे। तर एकंदरीत काय सत्यस्थिती आहे? नाही, राम प्रहारमध्ये काय बातमी प्रसिद्ध झाली ते मला माहिती नाही, पण एक गोष्ट मी सांगेन की मी स्वतः पहिल्यांदा जयंत पाटलांना फोन केला आणि मला तुम्ही मतदान करा अशी त्यांना विनंती केली। त्यानंतर मीनाक्षीताईंचे माझे संबंध भाऊ बहिणीसारखे आहेत, त्यांना मी फोन केला। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि गणपतरावांशी मात्र कॉन्टॅक्ट त्यावेळेला होऊ शकला नाही। बराच प्रयत्न माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केला, मीही केला, पण ते का झालं नाही मला माहिती नाही, कदाचित ते आउट ऑफ रेंज असतील। पण साहेब, राम प्रहारमध्ये असं का प्रसिद्ध करण्यात यावं की स्वतः मुख्यमंत्र्यांची भेट जयंत पाटलांनी घेतली आणि आमची मतं तुम्हाला आम्ही देऊ असं का म्हणावं? कारण आज काँग्रेसकडे संख्याबळ भरपूर आहे। असं असताना शेका पक्षाच्या मतांची आपल्याला गरज भासावी का? आणि जर गरज भासली असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडे जयंत पाटील गेले आणि त्यांनी सांगितलं की आमची मतं आम्ही तुम्हाला देतो, हे कितपत सत्य आहे? असं आहे, ही वस्तुस्थिती नाही आहे, हे अतिशय चुकीचं आहे। कशावर आधारित ते आहे मला माहिती नाही। जयंत पाटलांना मी स्वतः फोन केला होता तेव्हा जयंत पाटील म्हणाले मी बाहेर जाणार आहे, मी स्वतः येणार नाही। मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केलेला होता, स्वतः त्या संबंधात मी चर्चा केलेली होती, गणपतरावांशी केलेली होती। आम्हाला निवडून येण्याची काही विशेष अडचण होती असं नव्हे। पण साहेब, या बातमीमध्ये असंही पुढे म्हटलेलं आहे की स्वतः हुसेन दलवाईंच्या घरी सुद्धा बैठक झाली, तिथे मिसळपाव आमदारांना देण्यात आले आणि तिथून त्यांची बोळवण करण्यात आली, हे कितपत खरं आहे? माझं घर इतकं मोठं नाही आहे की त्या घरीमध्ये बैठक घेण्यात येईल, तसं काय झालं नाही। तशी बैठक झाली असती तर बरं झालं असतं, परंतु तशी बैठक इथं काय झाली नाही। बैठक होण्याचा प्रश्न झाला नाही, जी बोलणी झाली ती फोनवर झाली आणि ती आम्ही स्वतःहून केली। शेवटचा प्रश्न साहेब की या बातमीबाबत तुम्ही काय म्हणाल? कारण आज अशा पद्धतीनं जर वृत्तपत्र खोट्या बातम्या छापत असेल तर त्याबाबत तुमचं काय मत आहे? पत्रकारिता नाही, मुद्दा म्हणून छापली असेल नाही, त्यांचा गैरसमज झाला असेल आणि त्याच्यातून त्यांनी छापली असेल, पण ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर ती त्याच्यामध्ये सुधारणा नक्कीच करते। हुसैन दलवाई साहब का बयान सुनने के बाद आप भी इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि सच्चाई क्या है और कैसे कांग्रेसी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। हुसैन दलवाई के बयान से दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ गया है। इस खबर में आगे यह भी लिखा गया है कि शेका पक्ष को वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो अब जो हकीकत हम आपको बता रहे हैं उस पर भी जरा गौर कीजिए। हम आपको सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं। सबसे पहली घटना, जब रामशेठ ठाकुर शेका पक्ष में सक्रिय थे तब रायगढ़ में शेका पक्ष के पास महज एक विधायक था, मगर जैसे ही रामशेठ ठाकुर ने दल बदल किया और कांग्रेस में प्रवेश किया, शेका पक्ष के 3 विधायक चुनकर आए और जहां कांग्रेस के 2 विधायक मौजूद थे वहां एक रह गया। घटना नंबर 2, रामशेठ जब शेका पक्ष में थे तब रायगढ़ जिला परिषद में कांग्रेस के 15 सदस्य चुनकर आए थे। वहीं उनके कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद सदस्य संख्या 6 पर आ पहुंची। यानी रामशेठ ठाकुर का कांग्रेस प्रवेश कांग्रेस के लिए कितना महंगा पड़ा यह बताने की जरूरत नहीं है। घटना नंबर 3, रामशेठ गुट को पनवेल की जनता ने पनवेल पालिका में सत्ता की कमान सौंपी थी, मगर ठाकुर पिता पुत्रों ने अपने नकारापन, संदिग्ध रवैये और मनमानी से हाथ आई सत्ता गंवाई और पनवेल की जनता का विश्वासघात किया। घटना नंबर 4, पनवेल तालुका ग्राम पंचायत चुनाव में भी रामशेठ ठाकुर प्रणीत कांग्रेस को धूल चटाकर शेका पक्ष ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। घटना नंबर 5, ठाकुर महोदय कांग्रेस में जब सक्रिय नहीं थे तब पनवेल एपीएमसी में कांग्रेस के 4 सदस्य थे।
आज कांग्रेस एपीएमसी से खदेड़ दी गई है। पनवेल एपीएमसी से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है और वहां कांग्रेस अपना वजूद ढूंढ रही है। घटना नंबर 6, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में रामशेठ ठाकुर को निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में निरीक्षक बनकर रामशेठ ठाकुर ने शिरकत क्या की? महापालिका में कांग्रेस की सदस्य संख्या घट गई। इसके मायने ये हुए कि जब से रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने कांग्रेस में प्रवेश किया, कांग्रेस की ताकत दिन ब दिन रायगढ़ और ठाणे में कम होती गई। ऐसे में जनता को ही तय करना है कि रायगढ़ में कौन सी राजनीतिक पार्टी वेंटिलेटर पर है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो कॉन्ट्रैक्टर ठाकुर पिता पुत्रों ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पर लाने का काम किया है, ऐसा कहा जाए तो गलत न होगा। कैमरा पर्सन मनोज चौहान, दत्ता मोकल और विजय खुटले के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जालना सड़क दुर्घटना में मारे गए वारकरियों के रिश्तेदारों को 10 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाए, विधायक विवेक पाटिल की सरकार से मांग पर गंभीरता से सोचने का गृह मंत्री आर पाटिल का आश्वासन। विधानसभा में गूंजा खारघर गोल्फ कोर्स का मामला, वन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये का विधायक विवेक पाटिल ने किया पर्दाफाश। सायन पनवेल हाईवे ने फिर ली एक मासूम युवती की जान, दुर्घटना के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। और बंटी और बबली हुए पनवेल में सक्रिय, ज्वेलर्स को 5 लाख रुपयों का चूना लगाकर पिता पुत्री हुई फरार। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।